नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल HK नॉलेज एंड मोर पर। लास्ट वीडियो आपने अगर देखे होंगे तो मैंने वहां पर एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड कई सारे टॉपिक पर चर्चा किया है। आज भी मैं इस वीडियो के माध्यम से एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड जो कि क्लास 12th स्टेट गवर्नमेंट ने जो सिलेबस डिसाइड किया है उसके आधार पर एक टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हीट इंजन के बारे में। ठीक है, आपने इससे पहले देखे होंगे, मैंने आपको जो बताया एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म्स बताया था। ठीक है, कुछ वेरिएबल के बारे में मैंने बात किया था, कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बात किया था, इंटरनल एनर्जी के बारे में मैंने बात किया था। तो उसी प्रकार का एक टॉपिक मैंने आपके लिए आज प्रिपेयर किया है जो इम्पोर्टेंस रखता है पैट के दृष्टिकोण से, स्टेट गवर्नमेंट के सिलेबस के दृष्टिकोण से। तो उम्मीद करूँगा कि इस चैनल में बताई जा रही टॉपिक वाइज जानकारी को आप पसंद कर पाएंगे या पसंद करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन करूंगा आप सभी से कि पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो आगे भी मिलता रहेगा। ठीक है, अगर शेयर करना चाहते हैं तो और अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हीट इंजन। हीट इंजन जो होता है, उष्मा इंजन जो होता है, एक ऐसी प्रक्रम या ऐसी युक्ति है, एक ऐसे सिस्टम है जिसके द्वारा उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्लियर है ना? उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। उष्मा इंजन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। उष्मा ऊर्जा का परिवर्तन यांत्रिक ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा का परिवर्तन यांत्रिक ऊर्जा में होता है। अर्थात हम कह सकते हैं इसमें कि इस प्रक्रम में या इस प्रकार के इंजन में एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें ऊर्जा स्रोत के रूप में उष्मा का प्रयोग किया जाता है और उस उष्मा के द्वारा वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, मतलब वो कार्य में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर है? तो ये हो गया हीट इंजन, उष्मा इंजन। अब ये जो उष्मा इंजन होता है इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। इस हीट इंजन जो टॉपिक में मैं आज बताऊंगा आपको, इसमें बताऊंगा हीट इंजन के पार्ट्स, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, उष्मा इंजन की दक्षता बताऊंगा, काइंड्स ऑफ हीट इंजन बताऊंगा, उष्मा इंजन के प्रकार के बारे में बात करूंगा और बाद में थोड़ा सा डिफरेंस वगैरह बता दूंगा आपको इंजन के बारे में, इंजन के डिफरेंस, इंटरनल और ऑटो के बारे में भी बताऊंगा, एक्सटर्नल के बारे में भी बताऊंगा, पेट्रोल डीजल के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन जिस इंजन के द्वारा किया जाता है वो कहलाता है उष्मा इंजन। उष्मा इंजन के कुछ भाग होते हैं, तो भाग क्या क्या हैं उसको देख लीजिए। पहला पार्ट इसमें जो होता है वो होता है उष्मा स्रोत, रिजर्वायर हीट ऑफ सोर्स ऑफ हीट। तो पहले पार्ट मैं नोट करा देता हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसमें होता है रिजर्वायर हीट। रिजर्वायर हीट और इसी को हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ हीट। सोर्स ऑफ हीट मतलब उष्मा स्रोत। क्या स्रोत? उष्मा स्रोत के बारे में बात करेंगे पहले हम। उष्मा स्रोत क्या होता है? उष्मा स्रोत को हमेशा उच्च ताप पर रखते हैं, इसकी तापीय क्षमता अनंत होती है। ठीक है ना, उष्मा स्रोत को हमेशा उच्च ताप पर रखा जाता है, इसकी तापीय क्षमता अनंत होती है, जिसके कारण स्थिर ताप ये है एक उष्मा स्रोत, सोर्स ऑफ हीट सोर्स। ठीक है, इसकी तापीय क्षमता अनंत होती है, इसकी तापीय क्षमता अनंत है, उच्च ताप पर रखते हैं। अगर स्थिर ताप
T1 पर, मतलब स्थिर ताप T1 पर, स्थिर ताप T1 से इससे कितनी ही उष्मा ली जा सकती है, ठीक है ना, इससे कितनी ही उष्मा ली जा सकती है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका उष्मा स्रोत। क्या हो गया? उष्मा स्रोत हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट सेकेंड पार्ट आता है हीट इंजन में, ये होता है सिंक। क्या होता है? सिंक। सिंक क्या होगा? सिंक किसे कहा जाएगा? रिजर्वायर हीट सोर्स पढ़े आपने, अब दूसरे में आता है सिंक। सिंक क्या है? इसका जो ताप होता है सिंक का, इसका ताप T2, मतलब सिंक, ये हो गया सिंक। ठीक है, ये हो गया सिंक। क्लियर है? इसका ताप T2 उष्मा स्रोत के ताप T1 से कम होता है। मतलब इसका ताप अगर माने T2 है तो इसका ताप उष्मा स्रोत T1 के ताप से कम होता है, लेकिन इसकी भी तापीय क्षमता अनंत होती है, जिससे स्थिर ताप T2 पर कितनी ही उष्मा यह ग्रहण कर सकती है। समझ गए आप? जाहिर सी बात है, जो मुख्य सोर्स है उसके पास ज्यादा उष्मा होगा, ठीक है ना। ये तो सिंक है, इसके पास में थोड़ा कम होगा, लेकिन तापीय क्षमता इसकी भी अनंत है। अनंत होने के कारण स्थिर ताप T2 पर कितनी ही उष्मा यह ग्रहण कर सकती है, अधिकतम उतना उष्मा ग्रहण कर सकती, जितना चाहिए उतना ग्रहण कर सकती है। क्लियर है? तो ये हो गया सिंक। नेक्स्ट इसमें आता है वर्किंग सबस्टेंस। वर्किंग सबस्टेंस अर्थात कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ के रूप में हमेशा यूज किया जाता है पेट्रोल, डीजल, ठीक है ना। कार्यकारी पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अधिकतर पेट्रोल और डीजल का। लेकिन यहां पर आप हीट इंजन पढ़ रहे हैं तो पेट्रोल डीजल का नाम बाद में मिलेगा, आपको पहले मिलेगा हीट, उष्मा। क्या मिलेगा? हीट या उष्मा मिलेगा वर्किंग पदार्थ के रूप, क्योंकि इसकी जो वर्किंग सबस्टेंस है वो उष्मा ही होती है। क्या होती है? उष्मा होती है। इसकी कार्यकारी पदार्थ उष्मा होती है, न कि पेट्रोल और डीजल। कार्यकारी पदार्थ पेट्रोल और डीजल आपको मिलेंगे बाद में, याद रखेंगे, ये आपको मिलेगा बाद में। लेकिन अभी कार्यकारी पदार्थ उष्मा इंजन के लिए क्या है? हीट है। याद रखेंगे सभी, कंफ्यूज नहीं होंगे, हीट है। वर्किंग सबस्टेंस क्या है? हीट है। ठीक है, भाप पेट्रोल डीजल भी हो सकता है इसमें, लेकिन अभी हीट इंजन है इसलिए हीट का ये पढ़ना है आपको। तो अब देखिए, ये जो आपने पढ़ा हीट इंजन की, जिसमें आपने पढ़ा उष्मा स्रोत है, एक सिंक है, ठीक है, तीसरा कार्यकारी पदार्थ है। अब क्या होता है? जो कार्यकारी पदार्थ होता है उष्मा स्रोत से, कार्यकारी पदार्थ कौन सा कार्यकारी पदार्थ? डीजल या पेट्रोल या उष्मा। उष्मा स्रोत से Q1 उष्मा अवशोषित करती है, मतलब एब्जॉर्ब करती है। Q1 हीट, मान लो Q1 हीट वो अवशोषित करती है, ठीक है, और W कार्य करती है। क्या कार्य करती है? W कार्य करती है, ठीक है ना। W कार्य करने के बाद बची हुई उष्मा को दे देती है सिंक को। किसको दे देती है? सिंक को दे देती है, और अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। अर्थात कार्यकारी पदार्थ उष्मा स्रोत से Q1 उष्मा अवशोषित करती है, W कार्य करने के बाद सिंक को W कार्य करने के बाद Q2 उष्मा सिंक को दे देती है। समझ में आ गया? अर्थात इसकी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ में आया? जो कार्यकारी पदार्थ है, कार्यकारी पदार्थ जिस मार्ग से आता है उसी मार्ग से लौटता नहीं है, बल्कि उसके लिए दूसरा मार्ग होता है। यहाँ पर जो सरल रेखा आपको दिखाई दे रहा है वो T1 है, ये स्रोत है और सिंक है, बीच में कार्य हो रहा है। ऐसा अगर समझेंगे तो ये हो गया एक रेखा हो गया, ठीक है, सरल रेखा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में सरल रेखा नहीं होता। ये क्या होता है? ये बंद वक्र होता है, मतलब दूसरे माध्यम से होकर अपनी अवस्था में लौटता है, ठीक है ना। अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटता, मतलब उसी माध्यम से, उसी मार्ग से प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं जाएगा, बल्कि बंद वक्र से होता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में जाएगा। मतलब ये कुछ इस प्रकार से अपनी प्रारंभिक अवस्था में जाएगा, ठीक है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में जाएगा। इस प्रकार क्या होगा?
उसके कार्यकारी पदार्थ के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब कार्यकारी पदार्थ के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये चक्र लगातार चलते रहेगा और अधिक से अधिक ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित किया जाता रहेगा। अधिक से अधिक ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित किया जाता रहेगा। समझ में आया? मतलब होते रहेगा। समझ लीजिए अब इंजन कैसे घूमता है। आपकी गाड़ी, आपने गाड़ी चलाए होंगे, स्कूटर चलाए होंगे, आपने बाइक चलाए होंगे, आप लोग आपके घर में कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपैरेटस रखे होंगे, उसको भी आपने देखे होंगे। तो कैसे काम करता है आप समझ गए होंगे आप कि उसके जो कार्यकारी पदार्थ होता है उसके गुण में परिवर्तन नहीं होता और जिस मार्ग से वो कार्यकारी पदार्थ आया है उस मार्ग से वापस नहीं लौटता। ठीक है ना? मतलब कार्यकारी पदार्थ उसी मार्ग से अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटता जिस मार्ग से आया है। उसके लिए क्या होता है, एक बंद वक्र होता है, उससे वहां से होकर लौटता है। फलस्वरूप इंजन लगातार चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, मतलब वो कार्य में परिवर्तित होते रहती है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका ऊष्मा इंजन। ठीक है। अब ऊष्मा स्रोत से ऊर्जा लिया जाता है W, ऊष्मा स्रोत से ऊर्जा लिया जाता है W। ठीक है। तो आगे आता है कि ऊष्मा इंजन की दक्षता क्या होगी, कितना कार्य करेगा, कितना उसने ऊष्मा लिया, अवशोषित किया, कितना उत्सर्जित किया और उन्होंने कितना कार्य किया। इसलिए न्यू टॉपिक बनता है इसमें एफिशिएंसी ऑफ हीट एनर्जी, सॉरी हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन अर्थात ऊष्मा इंजन की दक्षता। ठीक है। तो हर चक्र में इंजन के द्वारा किए गए बाह्य कार्य, समझ रहे हो, हर चक्र में इंजन के द्वारा किया गया बाह्य कार्य और उसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा के अनुपात को ऊष्मा इंजन की दक्षता कहते हैं। याद रखना, एफिशिएंसी ऑफ हीट का साइन होता है ईटा, इस प्रकार का ईटा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ईटा। याद रखेंगे, ईटा है ये। ठीक है। ईटा से प्रदर्शित करते हैं इसको। किससे प्रदर्शित करते हैं? ईटा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? ईटा के द्वारा प्रदर्शित ऊष्मा इंजन की दक्षता हमेशा इंजन के द्वारा किए गए बाह्य कार्य, उसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा के अनुपात को ऊष्मा इंजन की दक्षता कहते हैं। क्लियर है? आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। अर्थात जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है वो कार्य जितनी ऊष्मा अवशोषित की जाती है, अवशोषित की जाती है, उसके बाद वो कितना दूसरे को दे रही है, मतलब वहां तक पहुंचने में कितना और खपत कर रही है, उसके अंतर को कार्य कहते हैं। यहां पर कार्य कहेंगे, मतलब कितना कार्य कर रहा है, जितना उसने अवशोषित किया, उसके बाद कितना को वो दिया, बीच में जो बचा वो कार्य में कन्वर्ट हुआ। क्लियर है ना? जितना बचा उसको दे रहा है लेकिन बाकी तो कार्य में कन्वर्ट हो गया ना, तो अंतर को ही हम लोग कार्य कहेंगे यहाँ पर। अब हम दक्षता के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि बाह्य कार्य और उसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा के अनुपात। बाह्य कार्य क्या कार्य कर रहा है और उसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा के अनुपात को हम लोग कहेंगे ऊष्मा इंजन की दक्षता कहेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला बन जाता है, सूत्र बन जाता है। सूत्र नोट कर सकते हैं आप लोग चाहे तो। सूत्र क्या बनेगा इसमें? ऊष्मा इंजन की दक्षता बराबर, सॉरी, इंजन की दक्षता बराबर एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन बराबर होता है किया गया बाह्य कार्य, किया गया बाह्य कार्य अपान हो जाएगा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा, अवशोषित ऊष्मा की मात्रा। किया गया ऊष्मा इंजन की दक्षता को, जैसा हमने शुरू में कहा, इसको हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार का ऐसा एन टाइप का सिंबल बनाते हैं इसमें, ये ईटा से प्रदर्शित करते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है। ईटा से प्रदर्शित किया गया है इसको। ये जो ईटा होता है तो ईटा बराबर होता है किया गया बाह्य कार्य W अपॉन अवशोषित ऊष्मा। कितना अवशोषित किया जा रहा है? Q1। ठीक है ना? कितना अवशोषित किया जा रहा है? Q1। और आपने यहां पर देखा जो कार्य हो रहा है वो कैसे, कितना कार्य हो रहा है? Q1 माइनस Q2 हो रहा है। W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक है ना? और नीचे में Q1। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व करने आना चाहिए आपको, अब इसको बताने की जरूरत है नहीं मेरे को। तो ये होता है 1 माइनस Q2 अपान Q1, ये आ गया 1 माइनस Q2 अपान Q1। अब चाहे तो आंसर सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्लियर है? 1 माइनस Q2 अपान Q1 आया। अब इस व्यंजक से
उष्मा इंजन की दक्षता आप समझ सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात ईटा बराबर हो गया, ईटा बराबर 1 माइनस Q2 अपान Q1। ये हो गया उष्मा इंजन की दक्षता। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी इंजन की दक्षता या क्षमता सदैव 1 माइनस मतलब 1 से कम या 100% से कम होती है। सदैव 1 से कम, इसका मतलब 1 से कम अर्थात 100% से कम होती है। मतलब कोई भी इंजन 100% कार्य नहीं करती। जितना उष्मा ली जाती है, जितना वो ऊर्जा लेती है, उतना वो कार्य में परिवर्तित नहीं कर पाती, क्योंकि कुछ मात्रा थर्मोडायनेमिक्स रूल्स के हिसाब से उसको इंजन को स्टार्ट करने में, इंजन को गर्म करने में खपत हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया उष्मा इंजन। अब मैं बता रहा हूं काइंड्स ऑफ हीट इंजन। काइंड्स प्रकार, काइंड्स ऑफ हीट इंजन, क्या क्या प्रकार हैं इसके, कितने प्रकार हैं। हीट इंजन को हम दो भागों में बांटते हैं, दो प्रकार में इसको लिखते हैं या दो प्रकार से इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला आता है इंटरनल कंबशन इंजन। सेकेंड इसमें आता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है, ये दो प्रकार हो गए उसमें इंजन के, इंटरनल कंबशन एंड देन एक्सटर्नल कंबशन इंजन। आंतरिक दहन इंजन, बाह्य दहन इंजन। ठीक है, आंतरिक दहन इंजन का मतलब होता है एक ऐसा इंजन जिसमें ईंधन को इंजन के अंदर जलाकर उष्मा उत्पन्न की जाती है। क्लियर है ना। इंटरनल का मतलब क्या हो गया, आंतरिक दहन इंजन में क्या होगा, इंजन में अर्थात इंजन के अंदर ही ईंधन को जलाकर उष्मा उत्पन्न की जाती है। और एक्सटर्नल में क्या होगा, इंजन के बाहर ईंधन को जलाकर उष्मा उत्पन्न की जाती है। दोनों में अंतर यही है। इंटरनल का मतलब और एक्सटर्नल का मतलब समझ लीजिए, ये हो गया आंतरिक, ये हो गया बाह्य। आंतरिक मतलब इंजन के अंदर ही क्या बोलते हैं उसको, किसको जलाएंगे हम लोग, किस पदार्थ को जलाएंगे, ईंधन को जलाएंगे। ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, इंजन के बाहर ईंधन को जलाएंगे, ऐसा करके उसमें उत्पन्न की जा सकती है, ये करते हैं। अब जो इंटरनल कंबशन क्या बोलते हैं इसको, इंजन होता है, इसके दो प्रकार हैं। फिर से इसको दो प्रकार में आप डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप जो आता है इसमें, पहला जो प्रकार होता है वो होता है ऑटो इंजन। ठीक है, ये सभी जानते हैं ऑटो इंजन। ठीक है, अर्थात इसको बोलते हैं हम लोग पेट्रोल इंजन। क्या बोलते हैं, पेट्रोल इंजन कहते हैं इसको, ऑटो इंजन और पेट्रोल इंजन कहते हैं इसको। ठीक है, आपको जानना आवश्यक है कि इस इंजन का आविष्कार ऑटो नामक साइंटिस्ट ने किया था। इसी के नाम पर इसका नाम पड़ता है ऑटो इंजन। ऑटो इंजन, ठीक है, इसमें कार्यकारी पदार्थ के रूप में पेट्रोल का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए पेट्रोल इंजन कहते हैं इसको। ठीक है, इस इंजन का अधिकतर उपयोग मोटर कार वगैरह में होता है, बस वगैरह में होता है, एयरप्लेन वगैरह में होता है इत्यादि। ठीक है, इस प्रकार के इंजन में कार्य पदार्थ जो पेट्रोल होता है उसमें वाष्प और वायु का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, वाष्प और वायु का मिश्रण होता है। मतलब 2% पेट्रोल होगा प्लस 98% वायु होगा, ऐसा होता है। 2% पेट्रोल और 98% वायु होता है। यही कारण है कि आपने देखे होंगे अगर खुले में पेट्रोल रहता है तो तेजी से सूख जाता है, उड़ जाता है। सॉरी, ये हो गया ऑटो इंजन है, पेट्रोल इंजन।
इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो पेट्रोल इंजन की दक्षता हमेशा अधिक होती है। याद रखिए, मैं यहाँ से डिफरेंस भी क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। डिफरेंस मतलब अंतर, पेपर में पूछते हैं, बोर्ड क्लास में, स्टेट बोर्ड में पूछते हैं ये अंतर, कई बार पूछा गया। आप चाहो तो पुराना पेपर, क्वेश्चन पेपर निकाल के देख सकते हो। ठीक है, तो मैं अंतर भी क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से, ऐसा समझिए आप। पेट्रोल इंजन की जो विशेषताएं हैं और डीजल इंजन की विशेषताएं बाद में बताऊंगा, उसके आधार पर आप दोनों में अंतर क्लियर कर सकते हैं। चलो ठीक है, एक काम करता हूं, मैं इसमें डीजल इंजन भी दूसरा में बता देता हूं। दूसरा इसमें टाइप सा आता है डीजल इंजन। डीजल इंजन, ठीक है, डीजल इंजन हो गया दूसरा। तो डीजल इंजन में जो कार्यकारी पदार्थ होगा वो डीजल होगा, इसलिए डीजल इंजन कहलाएगा। इसका जो आविष्कार है, ये एक साइंटिस्ट रुडोल्फ डीजल ने किया था। ठीक है, जिसके नाम के आधार पर इसका नाम दिया गया डीजल। डीजल इंजन अर्थात कार्यकारी पदार्थ इसमें इस इंजन में डीजल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसकी दक्षता पेट्रोल इंजन की दक्षता से अधिक होती है। याद रखना, इसकी दक्षता पेट्रोल इंजन की दक्षता से अधिक होती है। पहले ही आप ये समझ लीजिए कि पेट्रोल इंजन की दक्षता है वो बहुत ज़्यादा होती है, अधिक होती है। ठीक है ना, लेकिन जो डीजल इंजन की दक्षता है वो पेट्रोल इंजन की दक्षता से और ज़्यादा होती है। ठीक है, अब मैं दोनों में डिफरेंस देखो। जो डीजल इंजन है उसका आकार छोटा होता है, हल्का होता है, इसलिए आपकी मोटर बाइक वगैरह में इसका उपयोग हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो डीजल इंजन होता है वो बहुत भारी होता है, बहुत बड़ा होता है, बड़े वाहनों में ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। पेट्रोल इंजन जो होता है, ठीक है, उसको हम तुरंत चालू कर सकते हैं, तुरंत चालू कर सकते हैं उसको। ठीक है, स्पार्क प्लग लगा होता है उसमें, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा होता है, तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं उसको हम लोग। क्लियर है, स्पार्क प्लग लगा होता है, तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, धुआं रहित होता है, धुआं कम निकलता है इसमें। ऐसा नहीं कि धुआं नहीं निकलेगा, इंजन जलेगा तो धुआं जरूर आएगा, याद रखना, क्योंकि 100% कार्य नहीं होती, 100% जलेगा भी नहीं। 100% जलेगा नहीं तो मतलब धुआं आएगा ही। तो धुआं रहित होता है, बोला जरूर गया है, लेकिन याद रखिए थोड़ी मात्रा में धुआं निकलती है, कम, ऐसा कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, समझ में आ गया। डीजल इंजन में ठीक उसके विपरीत होगा, पेट्रोल इंजन से ज़्यादा दक्षता होती है इसकी। इसमें जो कार्यकारी पदार्थ होता है वो डीजल होता है। कार्यकारी पदार्थ क्या होगा? डीजल होगा। पेट्रोल की अपेक्षा ज़्यादा क्षमतावान होगा ये। इसमें तेल वाल्व लगा होता है। ठीक है, विस्फोट होने का डर नहीं रहता तेल वाल्व लगा होने के कारण, लेकिन इसमें स्पार्क प्लग लगा होता है, इसलिए विस्फोट होने का डर बना रहता है। ठीक है, तो ये मैंने डिफरेंस भी क्लियर कर दिया यहाँ से, आपको समझ में आ गया। तेल वाल्व से होकर सिलेंडर में प्रवेश करता है तेल, ठीक है, और आसानी से वहाँ पर ईंधन के रूप में उसको जलाया जाता है इंजन में, और वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती जाती है, जिसका उपयोग उस उपकरण को चलाने के लिए, मोटर वाहन को चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर हम वो लोग व्यवहारिक दक्षता की बात करें डीजल इंजन में, तो लगभग 55% होती है। ठीक है, 55% दक्षता होती है, मतलब पेट्रोल इंजन से ज़्यादा ही होती है डीजल इंजन की दक्षता। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में। ऑटो इंजन जिसको पेट्रोल इंजन कहते हैं, डीजल इंजन जिसको रुडोल्फ इंजन, डीजल इंजन जिसका आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था। दोनों के बेस पे मैंने इसमें डिफरेंस भी बता दिए आपको। ठीक है, आप तुलना भी कर सकते हैं। आप छोटा होता है, बड़ा होता है, धुआं निकलता है, उसमें धुआं नहीं निकलता, नहीं निकलता, इसमें धुआं निकलता है। छोटा होता है, बड़ा होता है, स्पार्क प्लग होता है, तेल वाल्व लगा होता है, विस्फोट का डर रहता है, इसमें विस्फोट का डर नहीं होता, एटसेट्रा। दक्षता की बात करें तो इस इंजन की दक्षता अधिक होती है, लेकिन आंतरिक दहन इंजन से दक्षता इसकी ज़्यादा होती है। आंतरिक दहन इंजन में इसकी दक्षता, डीजल की दक्षता ज़्यादा होती है। अब दूसरा आता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, अर्थात बाह्य इंजन, दहन इंजन। इसमें जो होता है, इंजन के बाहर ही ईंधन को जलाया जाता है, जलाकर भाप उत्पन्न की जाती है, उससे उपकरण को चलाया जाता है। ठीक है, आप पढ़े होंगे, सुने भी होंगे कि एक साइंटिस्ट था जेम्स वाट। क्या था? जेम्स वाट। इस जेम्स वाट नामक साइंटिस्ट ने 1765 में भाप इंजन का आविष्कार किया था। कौन से इंजन का आविष्कार किया था? भाप इंजन का आविष्कार किया था, स्टीम इंजन। याद रखेंगे इसको, स्टीम इंजन, भाप इंजन का आविष्कार किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। आप छोटी क्लास में भी इसको पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे। क्लियर है? भाप इंजन की कुछ कमियां भी है। इसकी दक्षता बहुत कम होती है, 20% से कम। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 20% से कम होती है, 20% से कम, -20
20% से कम होती है। ठीक है, ये बड़ी भारी होती है, बड़ी होती है। चालू करने के समय अत्यधिक इंजन जल जाता है, ईंधन जल जाता है, जिससे इंजन से ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलती है। शोर बहुत करता है, ये नॉइस पॉल्यूशन फैलाता है ये। ठीक है, और इसे स्टार्ट करने में ही काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बाह्य दहन इंजन। ठीक है, अब एक और डिफरेंस बनता है आंतरिक दहन इंजन और बाह्य दहन इंजन। इंटरनल कंब्यूशन इंजन और एक्सटर्नल कंब्यूशन इंजन में अंतर बन जाता है। तो अंतर कैसा है, ये छोटा हल्का है, ये भारी है, बड़ा है। ठीक है ना, इसमें उष्मा का जो दहन होता है, उष्मा का जो क्षय होता है इसकी अपेक्षा कम होता है। इसमें उष्मा का क्षय, उष्मा का दहन ज़्यादा होता है। ये धुआं रहित होता है, धुआं कम निकलता है, इसमें धुआं ज़्यादा निकलता है। ये जल्दी चालू होता है, ये लेट से चालू होता है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। इसकी दक्षता जो बाह्य दहन इंजन की दक्षता होती है उससे अधिक होती है। उसकी दक्षता, कौन सी इंजन की दक्षता, आंतरिक दहन इंजन की दक्षता बाह्य दहन इंजन की दक्षता से कम होती है, याद रखना। ठीक है ना, और इसकी जो दक्षता है, बाह्य दहन इंजन की दक्षता है, वो आंतरिक दहन इंजन की दक्षता से कम होती है। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जितना भी अभी बोला है वो सारी चीज़ें समझ में आया होगा। आज की वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाऊँगा, फिर से लेके आऊँगा एग्रीकल्चर साइंस में सिलेबस, आगे सिलेबस के आधार पर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नॉलेजफुल लगा होगा आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।